रात और दिन होने का कारण क्या है, यह भी हमें जानना है। नमस्कार साथियों, मैं भारत भूषण जो यूथ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पृथ्वी की अक्षांश व देशांतर रेखाएं पढ़ेंगे कि अक्षांश व देशांतर रेखाएं क्या है। देखिए, अक्षांश और देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं। अक्षांश व देशांतर रेखाएं देखिए कि हम पृथ्वी के ऊपर कुछ काल्पनिक रेखाओं को खींच देते हैं जो वैज्ञानिकों ने अपनी सुविधा के लिए कि हम पृथ्वी के दक्षिणी छोर की तरफ चले गए या उत्तरी छोर की तरफ चले गए तो हमें जानकारी हो जाए कि हम कहां पर हैं। तो इसलिए पृथ्वी को दो भागों में बांटा गया है। पहली बात, इसे हम विषुवत रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा, इसे हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। भूमध्य, भूमध्य मतलब पृथ्वी और मध्य बीच में। कि हम देखते हैं कि अगर एक बॉल लेते हैं, बॉल गेंद जिसे हम गेंद बोलते हैं, गेंद के आप देखोगे जब उसे हाथ में लोगे तो एक इसका ऊपर वाला छोर और एक नीचे वाले छोर को हम हाथों से ऐसे दबा लेते हैं और बीच का एक सर्किल रहता है जिसे हम जोड़ भी कह देते हैं कि यहाँ दोनों बॉलों को जोड़ एक साथ जोड़ देते हैं। तो वो बॉल का जो सर्किल होता है वही सर्किल ये वाला होता है जो पृथ्वी के बीचों बीच से चारों ओर से घूमे हुए होता है। ऐसे ही गेंद के ऊपर भी होता है। तो हम एक पृथ्वी के लिए एक एग्जांपल लेते हैं गेंद का, कि गेंद के दो छोर होते हैं, एक ऊपर का और एक नीचे का, और एक होता है उसके चारों ओर सर्किल जिसे हम उसका मिडिल हिस्सा या बीच का हिस्सा कहते हैं। ऐसे ही पृथ्वी के ऊपर होता है विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। तो साथियों, ये हमारा विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा में जब हम पृथ्वी को बांट देते हैं, सेम ऐसे ही एक बिंदु यहां पर होता है पृथ्वी का और एक बिंदु यहां पर होता है जिसे हम बॉल को हाथ से पकड़ते हैं, एक ऊपर वाला हिस्सा और एक नीचे वाला हिस्सा। तो सेम वही है कि बॉल को हमने बड़ा करके बोर्ड पे बना दिया और ये हमारा बिंदु बन गया। इसे हम उत्तरी ध्रुव, इसे हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। लेकिन साथियों, ये दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव नाम ही क्यों रखे हैं? तो दोस्तों, इस भूमध्य रेखा से जब हम ऊपर की साइड में जाते हैं तो ये उत्तरी गोलार्ध होता है। इसे हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, इसलिए इसे ध्रुव भी कहते हैं क्योंकि पृथ्वी के दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और दूसरा दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव का तो हमें पता चल गया क्योंकि ये हमारा भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर है तो उत्तरी ध्रुव हो गया। ऐसे ही जब हम भूमध्य रेखा से नीचे की ओर जाते हैं तो ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध होता है। कौन सा गोलार्ध? दक्षिणी गोलार्ध होता है। अब दोस्तों, बात ये आती है कि मैंने लिख दिया उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, लेकिन ये उत्तरी गोलार्ध, ये गोलार्ध ही क्यों कहा गया है? ये यहां भी हमने गोलार्ध कह दिया तो क्यों कहा? क्योंकि दोस्तों, एक गोला होता है पूरा, इसे हम बीच में से काट के अलग कर देते हैं तो कितना रहा? आधा, आधा रह गया। तो ये आधा क्या होता है? इसे हम गोलार्ध को दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन से? गोला प्लस अर्ध। अर्ध मीन्स आधा और गोला मीन्स गोला। गोले का आधा भाग। तो क्या है ये? उत्तरी ध्रुव पर गोले का आधा भाग। ये पूरी पृथ्वी हमारी एक गोला है जिसमें हमने कहा कि उत्तरी गोलार्ध, तो जो आधा कट गया वो उत्तरी गोलार्ध ऊपर हो गया और जो नीचे वाला हिस्सा है वो आधा गोला नीचे हो गया। तो ये हमारा क्या है कि ये हमारा उत्तरी गोलार्ध है और ये हमारा
दक्षिणी गोलार्ध है। इसीलिए हम इसे, जो दक्षिणी गोलार्ध की तरफ बिंदु है या पॉइंट है, इसे हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, और जो उत्तर वाली दिशा में जो बिंदु है उसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं। समझ आया? आगे चलते हैं। तो ये हमें समझ में आ गया कि आधा गोला उत्तर की तरफ है तो उत्तरी गोलार्ध, और आधा गोला दक्षिण की तरफ है तो दक्षिणी गोलार्ध। तो दोस्तों ऐसे ही इस पर अगर हम देखें तो इस पे एक सीधी रेखा हम खींच करके इसे इस बिंदु को इस बिंदु से मिला देते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम देशांतर रेखाएं। कौन सी रेखाएं? देशांतर रेखाएं। कि देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? सबसे पहला हमारा टॉपिक होता है देशांतर रेखाओं का। जब हम देशांतर रेखाएं पढ़ेंगे तो हम विषुवत रेखा को यहां से हटा देते हैं, क्योंकि जो देशांतर रेखा हम पढ़ेंगे वो हम देशांतर के आधार पर पढ़ेंगे। अब दोस्तों क्वेश्चन ये आता है कि देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं? तो पृथ्वी के ऊपर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची होती हैं जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती हैं। कहां से कहां तक? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ होती है। ये काल्पनिक रेखाएं हमारी देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। कौन सी रेखाएं? देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। इन रेखाओं की जो संख्या है अगर देखा जाए तो ये पूरा जो पृथ्वी का जो सर्किल है वो 360 डिग्री का बना होता है, और जब हम इसे आधा कर देते हैं तो ये हमारा 180 और ये हमारा 180, दो भागों में ये बढ़ जाता है। 180 और 180 कितना हुआ? 360। तो दोस्तों 180 का मतलब यह है कि इस रेखा से 180 डिग्री तक 180 डिग्री तक की जो काल्पनिक रेखाएं हैं इस साइड में खींची गई हैं पृथ्वी के ऊपर, जो एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं। अब दोस्तों बात ये आती है कि 180 डिग्री तक ये जब खिंच जाती हैं तो हम अपनी सुविधा के अनुसार इन्हें 1 डिग्री ना करके इन्हें 15 डिग्री, 30 डिग्री, 15 डिग्री का हमने इसमें अंतर लिया। 15 डिग्री की ये रेखा हो गई, 15 डिग्री की रेखा हुई है, तो इसमें 15 रेखाएं इस तरीके से 1 डिग्री की खींची हुई है, तो 15 डिग्री तब हो जाता है। तो हमने अपनी सुविधा के अनुसार की इतनी सारी रेखाएं 180 रेखाएं ना खींच करके हम कुछ रेखाएं खींच लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम एक नक्शा पढ़ते हैं। जब हम नक्शा पढ़ते हैं तो क्या होता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर। पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं गणित में भी? तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर हो सकता है। तो वैसे ही यहां एक रेखा के बीच में 15 डिग्री का अंतर हो सकता है। 15 डिग्री का यहाँ पर एक कोण बन जाता है, या 15 डिग्री की ये रेखाएं होती हैं। 1 डिग्री की रेखाएं ना खींच करके हमने एक ही 15 डिग्री की रेखा खींच दी अपनी सुविधा के लिए कि इतनी सारी रेखाएं कहां तक खींचे। तो 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75, 90, 105, 120, 135, 150 और आगे भी ऐसी ये रेखाएं खींच जाएंगी, जिसे हम कहते हैं 165 और लास्ट में है 180। सेम जब हमने ये डिग्रियां खींची, ये लाइनें खींची, तो हमें पता लग गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो इस बिंदु से और इस बिंदु के बीच जब हम आधी रेखाएं खींचती है तो ये 12 रेखाएं हम खींचते हैं, और 1 डिग्री का अंतर 15 का होता है, तो टोटल कितना हो गया? 180 डिग्री। हुआ नहीं हुआ? हुआ। सेम ऐसे ही प्रक्रिया इधर चलेगी कि हम इधर भी कुछ रेखाएं खींच देते हैं, जिससे हमें आसानी हो कि हम देशांतर रेखाएं पढ़ रहे हैं। देशांतर का मतलब दिशा का अंतर। देशांतर का मीनिंग होता है दिशा का अंतर। दिशा क्या है कि जो हमारी भूमध्य रेखा, जो हमारी पृथ्वी के बिल्कुल
देशांतर रेखा मिडिल वाली है, अगर हम इससे इस साइड में जाते हैं तो दिशा कौन सी होगी? पूर्व। और जब हम इस साइड में जाएंगे तो दिशा होगी पश्चिम। तो देशांतर का मतलब होता है दिशा का अंतर। ये ध्यान रखना कि जहां दिशा का अंतर हो वही देशांतर है। और दिशा का अंतर पृथ्वी के ग्लोब पर हम जब देखते हैं तो 180 डिग्री के इधर जब हम जाते हैं, सीधे हाथ की तरफ जाते हैं तो पूर्व कहलाता है, और जब हम पीछे की तरफ जाते हैं तो पश्चिम कहलाता है। ध्यान रखना बस इस बात का। तो ऐसे ही ये रेखा है, ये 0 डिग्री पर है, 0 से 15 हो गया, ऐसे ही यहां पर 15 है, 30, 45, 60, 75, 90 और रेखाएं खिंच जाएंगी, क्योंकि तो साथियों ये हमारा एक तरह से पृथ्वी पर देशांतर रेखाएं बनी। तो देशांतर रेखाओं ने देखा 0 से इधर गए, पूर्व की साइड में गए तो 180 किलोमीटर तक जाते हैं, 180 डिग्री तक जाते हैं। सेम 0 से पश्चिम में जाते हैं तो 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 175, 150, 165, 180 तक हम जाते हैं, तो अब हम जाकर के अपने नक्शे को कवर कर पाते हैं। तो दोस्तों अब बात आती है कि ये रेखाएं तो हमने खींच दी, इनका हमें उपयोग क्या है, या ये हमारे जीवन में किस तरीके से इफेक्ट डालती है, ये हमें देखना है। तो दोस्तों 0 से 15 तक अगर हम जाते हैं, समय भी हम इसमें से निकालते हैं, समय निर्धारण। देशांतर रेखाओं का सबसे बड़ा काम होता है समय का निर्धारण, कि हम समय किस तरीके से है ना निकालते हैं। कि आज हम घड़ी में देखते हैं कि घड़ी में 4 बज गए, घड़ी में 5 बज गए, घड़ी में 6 बज गए, क्यों, कैसे निकालते हैं? ये भी हमारे एक मानक निकल के आते हैं। जब देशांतर रेखाओं को पढ़ते हैं तो यहीं से हमारा समय निकल करके आता है। अभी तक हमने घड़ी में देखा टाइम, मोबाइल में देखा टाइम, 5:30 बज गए भाई, लेकिन कभी सोचा ये टाइम का जो निर्धारण है ये कहां से हुआ? ये हम बताते हैं कि जब हम 0 डिग्री देशांतर पर होते हैं तो यहां पर 12 बजे हुए होते हैं। ये दिन के हो या रात के, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 12 बजे हुए होते हैं जब हम, और ये इसे हम बोलते हैं ग्रीनविच रेखा। कौन सी रेखा? ग्रीनविच रेखा, जो मानक रेखा के रूप में काम करती है, मानक रेखा। और मानक रेखा का जो समय है ये इंग्लैंड से लिया गया है। इंग्लैंड दोस्तों आप भी जानते होंगे कहां पर है? ब्रिटेन में। ब्रिटेन में इंग्लैंड है, वहीं पर एक जगह है जिसे हम ग्रीनविच के नाम से जानते हैं। और यहां पर जब 12 बजते हैं तो यहीं से हमारा समय पूर्व की ओर भी चलता है और पश्चिम की ओर भी चलता है। तो कैसे चलता है देखिए, कि जब हम 1 डिग्री, जब यहां से चलना प्रारंभ करते हैं तो 1 डिग्री पर जब जाते हैं तो समय होता है 4 मिनट। कहने का तात्पर्य है कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। कितना? 4 मिनट। तो हम तो 15 डिग्री का काल्पनिक रेखाओं पे चले तो 15 डिग्री बराबर कितना होगा? 4 इंटू 15 इजिकल टू 60 मिनट। तो 60 मिनट बराबर दोस्तों आप भी जानते हो 60 मिनट बराबर 1 घंटा। कितना घंटा? 60 मिनट बराबर 1 घंटा। तो यहां से जब हम इंग्लैंड की ग्रीनविच रेखा से चलते हैं, जिसे हमने मानक रेखा माना है, यहां से जब हम 15 डिग्री पर पहुंचते हैं तो 1 घंटा हो जाता है। अगर हम यही डिग्री से यहां से 180 तक जाएंगे तो कितने घंटे होंगे? सब कुछ आपके सामने, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप खुद देखो। मैंने बताया कि 0 डिग्री से 15 डिग्री गए तो 1 घंटा, तब 0 डिग्री से हम 180 डिग्री तक जाएंगे तो कितने घंटे? 12 घंटे। कितने घंटे? 12 घंटे। कैसे? क्योंकि हमने यहां दे दिया ये रेखाओं की जो संख्या है वो कितनी है? 12। तो 12 है तो 12 घंटे, क्योंकि यहां से यहां तक की जो दूरी है वो 1 घंटे में बदली। तो यहां से यहां तक की कितनी होगी? 2। यहां से यहां तक की 3, यहां से यहां तक की 4, और यहां से यहां तक की 5 घंटे, और यहां से यहां तक की 6, और यहां से यहां तक की 7,
8, 9, 10, 11 और 12 घंटे। सेम प्रक्रिया हमारी पश्चिम की तरफ भी चलेगी कि यहां से जब हम 180 डिग्री पर यहां पर आते हैं तो 12 घंटे हो जाते हैं। तो 12 और 12 कितने हो गए दोस्तों? 24 घंटे। अब देखना यह है कि हमारे भारत में इसका क्या फर्क पड़ता है। तो भारत में भी फर्क पड़ता है, क्योंकि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, 15 डिग्री बराबर 60 मिनट और 60 मिनट बराबर 1 घंटा। तो अब हमें देखना है कि हमारे जो भारत की स्थिति है वो कहां पर है। तो दोस्तों हमारे जो भारत की स्थिति है, एक मैं छोटा सा नक्शा बना देता हूं यहां से। भारत, अगर हम भारत की बात करें तो दोस्तों एक छोटा सा नक्शा देखो भारत का। छोटा सा नक्शा भारत का ये बन गया। तो यहां विषुवत रेखा से 8 डिग्री 4 इंच, 37 डिग्री से लेकर के 8 डिग्री 4 से लेकर के 37 डिग्री 6 और 68 डिग्री 7 से लेकर के 97 डिग्री 25 इंच तक भारत की स्थिति होती है। अब इस स्थिति को अगर हम ग्लोब पर देखें तो देखो 68 डिग्री कहां पर पड़ेगा। हमें जानकारी है कि 60 से आगे और 75 से पहले। तो कितना कम है, कितना कम है, कितना अंतर है? 15 का। 15 को अगर 2 से भाग करें तो कितना हो गया? 7.5। जब 7.5 होया तो 68 डिग्री करना, तो हमें पता है कि 67 से आगे ही होगा। तो आधी रेखाओं से आगे इसे भारत की स्थिति यहां लगा लेते हैं, एक काल्पनिक रेखा। भारत की स्थिति यहां से लेकर के कहां तक है? 97-25 तक। तो 97 कहां बनेगा? 90 से आगे और 105 से पहले कितना भाई? 15 वहां हो गया, फिर वही चीज आती है। तो 90 से आगे कहां पर? थोड़ा सा बीच में यहां पर आता है, बीच यहां हो गया। ऐसे ही जब हम इसे भूमध्य रेखा को खींचते हैं पृथ्वी के ऊपर तो बीचों बीच से निकलती है। तो यहां से थोड़ा सा आगे जब हम जाते हैं तो 8 डिग्री 4 इंच के ऊपर देखते हैं तो यहां पर इसकी स्थिति होती है 8 डिग्री 4 इंच। तो यहीं से हम अगर भारत को बना दें इस तरीके से तो ये हमारी रेखाएं बन करके सामने आ जाएगी। किस तरीके से? इस तरीके से। ये आगे निकल गया, इसे पीछे कर लेते हैं थोड़ा सा। इस तरीके से ये भारत की स्थिति आ जाती है। तो ये भारत की स्थिति क्या है? 37 डिग्री तक जाती है। कहां तक? 37 डिग्री 6 इंच तक। और यहां पर 97-25 तक। अब दोस्तों 68 और 97 के बीच की अगर दूरी निकालें, 68 और 97 के बीच की दूरी निकालें तो लगभग 30 डिग्री का कोण भारत की दोनों रेखाओं के बीच में बनेगा। कहां? दोनों रेखाओं के बीच में 30 डिग्री का अंतर होगा। 68 को और 97 को आप जोड़ के देख लीजिए। जब हम 30 डिग्री का लेते हैं तो इसे जब 2 भागों में करते हैं तो दोस्तों जब हम भारत की स्थिति देखते हैं तो 37 6 से 6 तक और यहां पर आपकी 97-25 तक रहती है। तो जब दोनों को जोड़ते हैं तो लगभग 29 डिग्री का कोण बनता है। और इसे जब हम 2 भागों में बांटते हैं तो 14.5 के बीच में आ जाता है। लगभग बताता हूं ये मैं आपको। तो जब हम देखते हैं कि 68 और 97 के बीच इतना बैठता है तो हम 68 में कितना जोड़ेंगे? 14.5। 68 में 14.5 जुड़ेगा तो तुम्हारा 82.5 आ जाएगा। अब देखो दोस्तों 82.5 कहां बैठेगा? 75 से आगे और 90 से पहले 82 डिग्री। तो ये जब हम 75 से आगे और 90 से पहले करेंगे तो ये 82 डिग्री आएगा। अब दोस्तों देखो जब हम यहां से चलना शुरू करते हैं तो 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे और 4 घंटे और 75 पे आकर के 5 घंटे हो जाते हैं। उससे आगे देखिए कितना आ गया? 82। 75 में 7.5 जोड़ो दोस्तों। जब यह 5 घंटे हो जाते हैं तो 75 में कितना? 75 और 90 के बीच में 15 का अंतर। 15 को 2 से भाग करा
तो 82.5 इधर और 7.5 इधर और 7.5 इधर। जब 7.5 आ गए तो 75 में कितना जोड़ोगे? तो 7.5 इधर 7.5 उधर हुआ तो 82.5। अब देखे 82.5 जब आ जाता है तो यही हमारा भारत का मानक समय। क्या है ये? भारत का मानक समय। यही होता है भारत का मानक समय। जब हम पूर्व की ओर जाते हैं तो घड़ी आगे की ओर जाती है कि अगर इंग्लैंड में 12 बजे हैं तो भारत में उस समय कितना बजेगा? बताओ 5:30। क्यों? क्योंकि 1 घंटा यहां हुआ, दूसरा घंटा यहां हुआ, तीसरा घंटा यहां हुआ, चौथा घंटा यहां हुआ, पांचवा घंटा 75 को हो गया। 5 घंटे के आगे 22.5, घंटे में 30 मिनट इधर निकाल दिए 5:30। तो घंटे में 5:30 बजेंगे। कब? जब इंग्लैंड में 12 बजेंगे। तो ये हमारा मानक समय इसलिए होता है, तभी हम मोबाइल की घड़ी को अपनी ग्रीनविच से मिलाते हैं, मानक समय से मिलाते हैं। और दोस्तों ये जो 82.5 डिग्री है जो भारत का मानक समय है, ये कहां पर है? ये है तुम्हारा इलाहाबाद। इलाहाबाद के नैनी जगह पर। कहां पर है? इलाहाबाद के नैनी जगह पर। यहीं से सारा समय, इसे हम याम्योत्तर रेखा भी बोलते हैं। कौन सी रेखा? याम्योत्तर। याम्योत्तर रेखा भी इसे बोलते हैं। तो दोस्तों यही हमारा मानक समय है जो कहां से प्राप्त हुआ? देशांतर रेखाओं से। तो समय हमारा क्लियर हुआ कि समय हम किस तरीके से घड़ी से मिलाते हैं, या कहते हैं कि आप हमारे यहाँ 5:30, हमारे यहाँ दिन निकला है तो पूर्व में पश्चिम में क्या होगा? क्योंकि हम तो पूर्व में रहते हैं भैया। कहां रहते हैं? पूर्व में। तो पश्चिम में कौन हुआ? पश्चिम में इंग्लैंड हुआ, पश्चिम में है ना अमेरिका हुआ। यही तो पश्चिम में है, हम तो पूर्व में बैठे हैं। तो पूर्व का समय क्या हुआ? 5:30। सेम कंडीशन अमेरिका की है कि जैसे ही हमारे यहाँ 5:30 बजेंगे, वहां रात के, अगर हमारे यहाँ दिन के 5:30 है तो वहां रात के हैं। क्योंकि अमेरिका की और भारत की स्थिति ग्रीनविच रेखा से इक्वल सी है। थोड़ा सा आगे पीछे है कह सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी बराबर सी है। 1-2 डिग्री का अंतर है, 2-4 डिग्री का अंतर है, तो कोई ज्यादा अंतर नहीं है। तभी कहते हैं कि अगर पूर्व में भारत में अगर दिन निकलता है तो पश्चिम में रात होती है। तो दोस्तों एक चीज और मैं बता दूंगा आपसे कि रात और दिन, जैसे हमने कहा कि हमारे यहाँ दिन निकलता है तो वहां रात आती है, तो हमें यह भी जानना है कि रात और दिन होने का कारण क्या है। रात और दिन होने का कारण क्या है यह भी हमें जानना है। क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है वो दिन और रात भी दिखाती है हमें। अब जैसे रात हो रही है, अब जैसे दिन हो रहा है। रात हुई तो हम सो गए, दिन हुआ तो हम जग गए। रात आई तो हम अपने ऑफिस से घर को चले आते हैं, और दिन निकलता है तो अपने घर से हम तैयार होकर के ऑफिस को चले जाते हैं। तो ये प्रक्रिया कैसे हुई? तो दोस्तों ये जो पृथ्वी है हमारी, ये जो पृथ्वी है, इसके ऊपर सूर्य की ये जो रोशनी पड़ती है, सूर्य की रोशनी, तो आप एक एग्जाम्पल करना। जो मैं गेंद को मैं शुरू से बताता हूं, जो मैं गेंद के लिए शुरू से बता रहा हूं आपसे, तो उसे किसी मोमबत्ती के सामने रखना गेंद को। तो देखना कि मोमबत्ती जब हमारे सामने होती है, गेंद के आमने सामने होती है, तो गेंद का एक हिस्सा प्रकाशमान होता है और दूसरी तरफ उसका अंधेरा होता है। तो दोस्तों जो हिस्सा प्रकाशमान है हमारी पृथ्वी पर वो दिन होता है, और जो हिस्सा अंधकार में है वो हमारी पृथ्वी पर अंधेरा होता है या रात होती है। तो दोस्तों ये सब चीजें हमें जानकारी होनी चाहिए कि दिन और रात का कारण क्या है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही 2 गतियां बताई थी, पृथ्वी की 2 गतियां। दोबारा बना देंगे, इसे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि चीजों को क्लियर करना है तो बोर्ड का साफ होना भी जरूरी है। तो दोस्तों पृथ्वी का हमने देखा कि जिधर हमारा उजाला होता है या रोशनी देख पड़ती है मोमबत्ती की, तो उधर हमारा उजाला होता है और दूसरी तरफ हमारे अंधेरा होता है। तो यही सब चीजें मैं दिखाता हूं। जब सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है, ये सूर्य है, क्या है? सूर्य। इस सूर्य के चारों ओर जब पृथ्वी घूमती है तो पृथ्वी का एक हिस्सा यहां पर आता है। तो पृथ्वी का ये हिस्सा जो होता है ये वाला, क्योंकि यहां पर ये पृथ्वी की रोशनी पड़ती है ये वाली, तो ये हमारा दिन होता है। और ऐसे ही
जो हिस्सा इस पे पड़ता नहीं पड़ता यहां रात होती है। सेम जब ये पृथ्वी है, जब ये पृथ्वी घूम करके सूर्य के इधर आती है, जब ये सूर्य के इधर आती है तो जो हिस्सा दिन वाला है वो रात में बदल जाता है और जो रात वाला हिस्सा है वो दिन बन जाता है। यही हमारी क्रियाएं होती हैं कि हमारे दिन और रात होते हैं। कि हमारे भारत में जब दिन निकलता है तो अमेरिका के अंदर क्या होता है, अंधेरा हो जाता है, रात हो जाती है। ये हमारी एक क्रिया है। दूसरी बात, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, अपनी कीली पर, अपनी धुरी पर घूमती है। जो ये धुरी होती है उस पर पृथ्वी, आप एक ग्लोब लेना, ग्लोब पर देखना कि पृथ्वी कहां घूम रही है, तो वो दो बिंदु होते हैं, एक नीचे और एक ऊपर। तो पृथ्वी की एक जो ये कीली होती है, मैं स्टैंड बना देता हूं यहीं पर पृथ्वी का। इस तरीके से पृथ्वी बनी हुई होती है, ये हमारा स्टैंड होता है यहां पर बना हुआ, ये इस तरीके से पृथ्वी होती है। तो पृथ्वी को जब हम दोनों कीलियों पे घुमाते हैं तो इसका सूर्य का अक्ष अपना आप दिखाई दे जाता है। तो ये पृथ्वी जो हमारी है अपनी कीली पे घूम रही है। देखो किसी भी ऑफिस में जाओ, इसे घुमाते हैं तो ये कीली पे घूमती है यहाँ पर। तो इसे बोलते हैं घूर्णन गति। कौन सी गति? घूर्णन गति। दूसरी गति, यही पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर घूमती है इस तरीके से, अब यहां है, फिर यहां है, फिर यहां बन गई, फिर यहां आ गई, फिर यहां आ गई, यहां आ गई, यहां आ गई, यहां, इस तरीके से घूमती है। तो ये इसकी होती है परिक्रमण गति। कौन सी? परिक्रमण। क्योंकि ये परिक्रमा कर रही है किसकी? सूर्य की। ये परिक्रमा कर रही है किसकी? सूर्य की। कि कहते हैं ना लोग, जाकर कहना किसी मंदिर की परिक्रमा कर लो। एक एग्जांपल देते हैं, पंडित जी से किसी से हाथ दिखाया, लोग जा तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, तेरे कष्ट सारे दूर हो जाएंगे, किसी मंदिर की परिक्रमा कर लो। तो परिक्रमा हम चल करके करते हैं, उसके चारों ओर घूमते हैं। तो जब घूमते हैं तो वही परिक्रमा होती है। ऐसे ही पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, और चारों ओर घूमती है तो वो परिक्रमा करती है, उसका चक्कर लगाती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है और स्पीड भी बहुत ज्यादा होती है, कम नहीं होती उसकी। तो दोस्तों ये एक दिन और रात की प्रक्रिया थी। नेक्स्ट है, आते हैं देशांतर रेखा पर ही। देशांतर रेखाओं में हमने जब ग्लोब पर देखा तो दो रेखाओं को जब हमने देखा कि ये एक 180 डिग्री यहां पर आ गया, ऐसे ही 180 डिग्री यहां पर आ गया। इस बिंदु से इस बिंदु, इसे ध्रुव भी बोल सकते हैं, ध्रुव, इस ध्रुव से और इस ध्रुव के बीच में जब हम देखते हैं तो 180 डिग्री यहां हुआ, 180 यहां हुआ। तो जब दोनों रेखाएं जब एक जगह आ जाती हैं तो यहां पर एक तरफ 169 होगा, कितना होगा? 169। तो दूसरी तरफ 180, या इधर 169 होगा तो दूसरी तरफ 180। क्योंकि जब दोनों रेखाएं एक जगह आएगी तो 180 तो एक ही तरफ आएगा, दोनों तो आने के लिए 180, क्योंकि एक डिग्री का एक रेखा खींची जाती है। तो जब ये 180 आ जाता है तो इसी को हम, यहां पर हमारा क्या होता है कि ये हमारा प्रशांत महासागर कहलाता है। कौन सा सागर? प्रशांत महासागर। और जो ये अंतरराष्ट्रीय, जो हमने ये मानक समय लिया था, यहां पर एस नुमा, यहां हमारा एस नुमा एक अटलांटिक महासागर होगा। कौन सा? अटलांटिक महासागर। ये अटलांटिक महासागर है, इसे हम अंध महासागर के रूप में भी जानते हैं, अंध महासागर। इस अंध महासागर के एक तरफ यहां पर अफ्रीका महाद्वीप, थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको, अफ्रीका यहां है। तो यहां आपकी दक्षिणी अमेरिका पाई जाती है। कौन सी? दक्षिणी अमेरिका। यहां आपका यूरोप पाया जाता है, यूरोप। तो यहां पर आपका उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका।
क्योंकि अंध महासागर के पूर्व में जाएंगे तो अफ्रीका महाद्वीप, पूर्व में जाएंगे तो यूरोप महाद्वीप, और पश्चिम में जाएंगे तो दक्षिण अमेरिका, और इधर पश्चिम में जाएंगे तो उत्तरी अमेरिका। ये चारों महाद्वीप, इधर आपका प्रशांत महासागर, इधर अटलांटिक महासागर, और जब हम इससे अटलांटिक महासागर से इधर आते हैं तो यहां पर आपका होगा हिंद महासागर, हिंद महासागर। तो दोस्तों थोड़ी सी स्थिति को दिखाने के लिए ये शब्द मैंने लिखे, क्योंकि नक्शा मेरे पास इतना बड़ा नहीं है कि मैं इसे पूरे बोर्ड पे इसे बना दूं, लेकिन हम एक छोटे से मैप के आधार से समझ सकते हैं कि हिंद महासागर यहाँ है अफ्रीका महाद्वीप के कोने पर, जब पूर्वी साइड में जाते हैं, और हिंद महासागर के यहाँ पर, क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप यहाँ हुआ तो यहाँ अरब सागर। तो दोस्तों ये हिंद महासागर, अरब सागर, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका, यहीं पर हमारा एशिया महाद्वीप आता है। कौन सा महाद्वीप? एशिया महाद्वीप। तो हमारे, मैं थोड़ा सा बता रहा हूं क्योंकि हमें अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पढ़ानी है, तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के लिए हिंद महासागर के ही पैरों में यहां पर आपके ऑस्ट्रेलिया पड़ा है। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। और जब हम ऊपर जाते हैं तो यहां तुम्हारा आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, और यहां आपका अंटार्कटिका। इसी के ऊपर यहां पर हिंद महासागर के नीचे अंटार्कटिका महासागर भी पाया जाता है। अंटार्कटिका महाद्वीप भी है, महाद्वीप भी है और महासागर भी है। तो ये चीजें ध्यान रखने वाली बात होती है। अब देखिए हमारा जो 180 और 180 की जो रेखा होती है जो प्रशांत महासागर में है, इसे हम अंतरराष्ट्रीय, इसे हम क्या बोलते हैं? अंतरराष्ट्रीय। इसे बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि हमारा जो पूरा पृथ्वी का जो देशांतर रेखाएं हैं वो 24 घंटे में बटी हुई है। कितने घंटे में? 24 घंटे में बटी हुई है। जब ये 24 घंटे में बटी हुई है तो ये 24 घंटे यहां पर पूरे हो जाते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के। तो मान लिया, क्योंकि ये रेखा हमारे ऑस्ट्रेलिया की इधर भी आ जाती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से टच होकर के इधर आ जाता है। तो जब हम पृथ्वी को ग्लोब पर देखते हैं तो पृथ्वी के चारों तरफ ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा आ जाती है। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्यों? मान लिया हमें एक व्यापार करना है, हमें किसी देश से कुछ सामान मंगाना है। वो सामान क्या है कि हमने कह दिया कि ये 15 जनवरी की ये बुकिंग है, हमने एशिया महाद्वीप के किसी एक देश से कह दिया, और माल आना कहां है? दक्षिण अमेरिका। तो देखो एशिया महाद्वीप यहां पर है और दक्षिण अमेरिका यहां पर है, काफी लंबा गैप। तो ये क्या है कि अगर हम इस अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, क्योंकि कहीं ना कहीं रेखा को तो हम पार करेंगे, पश्चिम में जाए या यहीं से एशिया महाद्वीप के, क्योंकि एशिया महाद्वीप का यह है कि जब हम यहाँ रूस देखते हैं, यूरोप का जो रूस देखते हैं, तो यहाँ पर अलास्का इस तरीके से बन जाता है एक नक्शा, तुम देखना, और ये इधर अलास्का है और इधर रूस है। तो यहीं से क्या है कि एशिया महाद्वीप इसके नीचे है, और अब उत्तरी अमेरिका यहाँ है, ये वाला उत्तरी अमेरिका ये यहाँ पर निकल जाता है। तो ये घूम जाता है क्योंकि सर्किल में है ये हमारी पृथ्वी ऐसे। तो ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा हमारा केवल यही काम करती है, क्योंकि 15 जनवरी को अगर डील हुई है एशिया महाद्वीप के किसी देश में, तो ये दक्षिण अमेरिका में 15 जनवरी की ही डेट को मिलेगा। अगर ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को हम यहां से खत्म कर दें तो हमारे समय का यही नहीं पता लगने का ये 15 जनवरी की बात है या 16 जनवरी की बात है। तो ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो बनाई है वो इसीलिए बनाई गई है ताकि हम कंफ्यूज ना हो। हमारा कंफ्यूजन दूर करने के लिए ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बनाई गई है। नेक्स्ट, ये हमारा देशांतर रेखाओं पे हमने वर्क किया। अब देखते हैं कि हमारी अक्षांश रेखाएं क्या कहती हैं। अक्षांश रेखाएं, जब हम अक्षांश रेखाओं की बात करते हैं तो ग्लोब पर फिर देखते हैं कि अक्षांश रेखाएं कैसे होती हैं। मैंने इस पृथ्वी को दो भागों में बांटा था, इसे भूमध्य रेखा कहा गया
भूमध्य रेखा, और इसे विषुवत रेखा भी कहा गया था। मैंने कहा था विषुवत रेखा, इसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं। तो दोस्तों, जब हम इस रेखा के इधर आते हैं तो ये 23.5 डिग्री पे वर्क करती है। जब ये 23.5 डिग्री पर आते हैं, ये 0 होता है और ये भी 0 होता है। इस 0 से जब हम इधर जाते हैं, इस 0 से जब हम इधर जाते हैं और 23.5 डिग्री पर पहुंचते हैं, तो ये हमारा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होता है। क्योंकि हमने देशांतर रेखाएं सीधी सीधी पढ़ी, तो हमारी जो अक्षांश रेखाएं हैं वो हमारी पृथ्वी पर तिरछी रेखाएं होती हैं, ऐसी। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे हम कर्क रेखा के नाम से भी जानते हैं, कर्क रेखा। दूसरी, इसके इधर आते हैं तो 23.5 डिग्री इधर भी है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, जिसे हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं, मकर रेखा। तो कर्क रेखा हो गई हमारी, मकर रेखा हो गई, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा। ऐसे ही ये 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और ये 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। और ये हमारा ध्रुव। ध्रुव कौन सा? उत्तरी ध्रुव। ये हमारा उत्तरी ध्रुव और ये हमारा दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ये दो ध्रुव होते हैं। अब हम देखते हैं भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, कर्क रेखा, उत्तरी अक्षांश रेखा, ऐसे ही मकर रेखा, दक्षिणी अक्षांश रेखा और दक्षिणी ध्रुव रेखा। तो दोस्तों, ये हमारी अक्षांश रेखाएं होती हैं, जो हमारी दक्षिणी ध्रुव 66.5 डिग्री, 23.5 डिग्री और भूमध्य रेखा। जब भूमध्य रेखा की बात करते हैं तो ये 0 डिग्री पर आ जाता है। अब बात आती है कि ये कोण हम निर्धारण कैसे करते हैं। तो ये कोण निर्धारण का हमारा केवल एक ही तरीका है कि हम दोनों ध्रुवों पर एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं और देखते हैं कि भूमध्य रेखा पर ये कितने डिग्री का कोण है। तो दोस्तों, जहां हमारा ये समकोण बनता है, ये 90 डिग्री का होता है। हमने पढ़ा भी है, समकोण होगा तो 90 डिग्री का, समकोण होगा तो 90 डिग्री का। ऐसे ही एक 90 डिग्री का यहां बना, ऐसे ही एक 90 डिग्री का यहां बना और ऐसे ही एक 90 डिग्री का यहां बना। तो कितना हो गया टोटल? 360 डिग्री का हो गया कोण। अब 360 डिग्री में क्या है कि हमने यहां देखा 23.5 डिग्री, ये कोण हमारा 23.5 डिग्री, ये कोण 66.5 डिग्री और ये कोण पूरा 90 डिग्री का। तो इस तरीके से कोण बनते हैं। सेम ऐसी प्रक्रिया यहां पर आएगी और यहां पर आएगी। तो ये कोण हमारे इस तरीके से बनते हैं। ये हम वैसे नहीं लोगों में हमने काल्पनिक ऐसी रख दी है, ये 23.5 डिग्री या 66.5 डिग्री या ये जो बनता है हमारा 90 डिग्री का कोण, वैसे नहीं बना। हमने सब कुछ ये नाप तोल के वैज्ञानिकों ने इसे बना रखा है। नेक्स्ट, अब ये हमारे काम क्या करती है? अगर हम भारत की एग्जांपल दें तो भारत विषुवत रेखा से 8 डिग्री 4 इंच ऊंचाई पर है। तो यहीं से इसे चलाते हैं। तो देखिए, भारत की स्थिति है, भारत 8 डिग्री 4 इंच ऊपर है विषुवत रेखा से, लेकिन कर्क रेखा इसे, ये भारत की कर्क रेखा इसे 2 भागों में बांटती है। जब ये कर्क रेखा 2 भागों में बांटती है तो ये हमारा उत्तरी और ये हमारा दक्षिणी भाग है।
यही हमारा उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध भारत के यहीं पर बनते हैं, क्योंकि जब उष्ण कटिबंध की बात करते हैं तो भारत का ग्लोब का ये हिस्सा जो आ जाता है ये उष्ण कटिबंध में आता है, और जब ऊपर जाते हैं तो ये शीतोष्ण कटिबंध। तो ये भारत की, ये पृथ्वी की अक्षांश रेखा है। ठीक है, समझ आया? अच्छी बात। नहीं आया आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता देंगे कि क्या समझ में नहीं आया। थैंक यू।